केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर विशेष श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में शाह एक नई सियासी बहस को भी जन्म दे गए। शाह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने पश्चिम से उठाए गए सिद्धांतों का हिंदीकरण करके नीतियां बनाई थी। नेहरू की विदेश नीति हो, अर्थनीति, शिक्षा नीति या कृषि नीति, उनमें हमारे चिर पुरातन राष्ट्र की मिट्टी की खुशबू नहीं थी। उस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के विकास के मॉडल को अंत्योदय के रूप में रखा। आज देश उन्हीं नीतियों से आगे बढ़ रहा है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में 60 करोड़ लोगों को घर, शौचालय, सिलेंडर, बिजली और 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं 10 साल के अंदर मिली। ये सब अंत्योदय की भावना से ही हुआ है। देश की विदेश नीति हो, देश की अर्थनीति हो, देश की कृषि नीति हो, देश की शिक्षा नीति हो, एक भी नीति में हमारे चिर पुरातन राष्ट्र की मिट्टी की सुगंध नहीं। पश्चिम से उठाए गए सिद्धांतों को हिंदीकरण कर नीति बनाने का संतोष जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार लेती थी। पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद इस सिद्धांत प्रस्तापित कर हमारा आर्थिक दर्शन कैसा हो, हमारा विदेश नीति कैसा हो और हमारा विश्व को देखने का, विश्व बंधुत्व के आधार पर हमारा नजरिया कैसा हो, वो सिद्धांत प्रस्तापित किया। और वो सिद्धांत आज भारत को सर्व विश्व में श्रेष्ठ बनाने की दिशा में आगे ले जा रहे। 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 60 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय, पीने का पानी, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज, घर में बिजली और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं एक 10 साल के अंदर मिली। उधर कांग्रेस अमित शाह के बयान को फरेब और राजनीतिक अहंकार बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि देश को आजादी दिलाने से लेकर वैभवशाली राष्ट्र बनाने में कांग्रेस का योगदान है। भाजपा और उसके पूर्ववर्ती संगठनों ने सिर्फ देश को बांटने का काम किया है। राष्ट्र का निर्माण किसने किया और विध्वंस कौन कर रहा है, ये सबको पता है। बीजेपी का, आरएसएस का जो हमारे देश को आजाद करवाने में किसी तरह का योगदान नहीं। अब आजादी के बाद भी जिन लोगों ने पूरा बलिदान देकर इस देश को आजाद करवाया, इस देश को विकास के रास्ते पर ले गए, जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज वहाँ हवाई जहाज से लेकर बड़ी बड़ी चीजें बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो स्वीकार नकारने का काम कर रहे हैं। और जो योगदान रहा है नेहरू जी का, गांधी जी का, ये देश के लिए सबसे बड़ा योगदान था। बीजेपी ने क्या करा ये बीजेपी बताए ना। ये बड़ी बड़ी बात कर ले कि किसने क्या करा, किसने क्या करा। हकीकत ये है कि कांग्रेस का जो योगदान है और जो नींव देश की रखी गई थी वो कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी। देश किस नीति पर चले, इस पर सियासी बहस नई नहीं है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीवन इसका विरोध करते रहे। वो न केवल नेहरू की नीतियों का विरोध कर रहे थे, बल्कि भारत और उसके अनुकूल वैचारिक दर्शन की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहे थे। दीनदयाल उपाध्याय समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद को मानव कल्याण का संपूर्ण सूत्र नहीं मानते थे। उनके अनुसार ये भारतीय विचार नहीं होने की वजह से देश की समस्याओं से निपटने और समाधान देने में अक्षम हैं। उन्होंने इसके विपरीत एकात्म मानववाद का वैचारिक आदर्श सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें मानव को संपूर्णता में एक इकाई मानकर उसकी सभी जरूरतों को समझने एवं उनकी संतुलित आपूर्ति करने का सूत्र प्रस्तुत किया गया है। आज बीजेपी इसी अंत्योदय से आर्थिक और सामाजिक उदय का दावा कर रही है। शाह इसी बहस को आगे बढ़ा गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे अंत्योदय से उदय तक। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने अंत्योदय से उदय तक की जो बात की है वो भारतीय राजनीति में एक तरह से नए एक ऐसे मुद्दे को हवा दे रही है जिससे बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ जाएगी। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। अमित शाह के अंत्योदय से उदय के बयान के क्या हैं सियासी मायने,
क्या राष्ट्र विकास में नेहरू के योगदान को नकार सकती है बीजेपी? समाजवाद और एकात्म मानववाद किससे हुआ राष्ट्र का विकास? महापुरुषों की विरासत पर सियासत कितनी जायज? तो ये चीज़ें एक तरह से सुनने में बड़ी सादी और आदर्श जैसी लगती है, लेकिन इस पर सियासी बवाल के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस इस पर रिएक्शन देगी और बीजेपी चाहेगी कि इस मुद्दे पर जो भाजपा का अंत्योदय है वो देश के सामने आए, क्योंकि अभी 5 साल और मोदी सरकार के हैं और देश के विभिन्न राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए अंत्योदय का मुद्दा तो आगे बढ़ेगा। और नेहरू का जहाँ तक मामला है और गांधी का मामला, उसके पीछे जाने के संकेत है। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश शर्मा जी स्काइप पर हैं, साथ में हमारे भाजपा के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव और युवाओं में एक तरह से तेज तर्रार पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पवन पटेल जी आपके साथ की, ये जो सारा मामला है उसे आप किस ढंग से देख रहे हैं? बीजेपी ने तो अंत्योदय के बहुत सारे तर्क दे दिए हैं और ये भी कहा कि इससे देश को कितना लाभ हो रहा है, और ये भी बता दिया कि जो नेहरू की नीति थी वो अंग्रेजियत का एक तरह से हिंदी संस्करण था और उससे देश का भला कम हुआ है और बुरा ज़्यादा हुआ है। पहले आपकी राय, फिर आता हूँ मैं ब्रजगोपाल लोया जी के पास। नहीं, देखिए, हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत हासिल है, कुछ भी मुद्दे को हवा दे करके चले जाएंगे ताकि वो बहस चिढ़ती रहे, ताकि लोगों को याद ना आए कि लाडली बहना के पैसे ना मिले, ताकि लोगों को याद ना आए कि किसानों की आय दुगनी करने का झूठ बोला था इन्होंने। ये इस तरह के मुद्दे दे देते। हम कहते हैं कि आज भी ये जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे क्यों रोना रोते हैं, क्योंकि इनके पास आज भी अपने काम बताने लायक नहीं है। आज ये जिस गैस सिलेंडर की बात करते हो, गैस सिलेंडर कितना क्या रुपए रेट मिल रहा है, कितनी बड़ी बड़ी क्या झूठ बोलने का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है। जो चुनाव में बोलते हैं करते कुछ है। अब आज जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान को आज नकार रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है कि जवाहरलाल नेहरू जी का इस देश को गढ़ने में बनाने में क्या योगदान है। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस समाजवाद की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया, और ये इन्होंने हमेशा उस चीज का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस आधुनिक भारत की परिकल्पना उस जमाने में किया था। उस समय उन्होंने IIM जैसे और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, इतने बड़े बड़े कारखाने दिए, रिहंद बांध बनाए, उन सबके बीच वही विदेश नीति पे आज भी वो देश चल रहा है, और इस तरह का नकारने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सफाई देनी नहीं चाहिए। हर बंदा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो कांग्रेस के नाम पे रोती है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रोती है, राहुल गांधी जी के नाम पे रो रही, राजीव गांधी जी के नाम पे, क्योंकि उनका अपना कुछ बताना नहीं। हम तो कहते हैं कि अगर अपने देश को इतने महान, इतने सशक्त, इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं तो जवाहरलाल नेहरू का नाम ही नहीं आना चाहिए। इबारत लिख देते, बात कर लेते, लेकिन करें क्या? इन्होंने झूठ का सहारा लेकर के अभी तक को किसी तरह निकाल दिया। हम कहते हैं कि मैं बात कर लूं इनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें जो अपने बातें प्रचारित किया, जिनको ढिढोरा पीटे, झूठे सपने इस देश और प्रदेश की जनता को दिखाया। बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा बहुमत होने के बाद भी विपक्ष की मांगों का, सब विपक्ष के जो अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया उसका सम्मान किया, उस पर उन्होंने बहस की। उस विचारधारा पे चल रहे हैं, ये तानाशाही की विचारधारा पे चल रहे हैं। एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ कहा था तो उस चीज को बुरा नहीं माना था। चर्चिल और किससे तुलना की थी, वो भी जाके उसका उन्होंने बात किया था और अच्छे से बात की थी, कहा था बहुत अच्छा भाषण था आपका। तो उस समय का जमाना क्या था और अब का जमाना क्या है? अगर ये दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करते, दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी बोला था कि अगर बहुमत के बाद भी कोई एक व्यक्ति भी अगर किसी चीज की आवाज उठाता है, किसी से संतुष्ट नहीं है, तो उसकी भावनाओं की भी कदर करना चाहिए। तो क्या उसकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं? ये सांसदों को निलंबन कर देते, ये उन्हीं की विचारधारा की बात कर रहे हैं। किस विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये समझ से परे है। ये हमेशा ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। चलिए पूछ लेते हैं ब्रजगोपाल लोया जी, अब तो आप तानाशाही की तरफ जा रहे हैं और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नेहरू जी अप्रासंगिक हैं, कोई बहुत कुछ किया नहीं। आपकी राय? देखिए, हम कभी ये किसी का ध्यान नहीं भटकाने की कोशिश करते, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते कि किस तरह विचारधारा का फर्क है। राघवन जी, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा विषय चुना है जिसमें सिद्धांत और विचारधारा की चर्चा है। किस विचार की चर्चा कर रहे थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय, कि उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना, जो लोग विकास की दौर में पिछड़ गए हैं उनके उत्थान और कल्याण के लिए काम करना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है। नानाजी देशमुख जी की विचारधारा थी कि ग्रामोदय से ही राष्ट्रोदय हो सकता है। स्वदेशी के आंदोलन के साथ ही हम तकनीक को साथ लेकर
वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बताइए कि जो माननीय अमित शाह जी ने कहा कि नेहरू जी की 3 नीतियों पर उन्होंने चर्चा की। विदेश नीति, हम चीन के साथ कबूतर उड़ाते रहे और चीन ने हमारी 34,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया। रूस हमारा उस समय का मित्र था जिसने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि भारत हमारा मित्र है परंतु चीन तो हमारा भाई है। ये नेहरू जी की विदेश नीति थी। नेहरू जी की शिक्षा नीति जिसकी उन्होंने चर्चा की, वो मैकाले की शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने का काम माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। क्यों किया? और उसमें हमारी पीढ़ी भी ये पढ़ती रही। मुझे बड़ा दुख है राघवन जी कि हमारी पीढ़ी भी लगातार ये पढ़ती रही कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी आज के 500 साल पहले। जो देश सनातन था उसकी खोज वास्को डी गामा कर रहे थे। तीसरी बात, जो विकास की बात हुई कि पंचवर्षीय योजनाएं, परंतु विकास क्या होगा? ये पंचवर्षीय योजनाओं का क्या लाभ आया? ये रूस पर डिपेंड जो अर्थनीति थी, भारत की योजनाएं थी, साम्यवाद की तरफ जाने की जो कोशिश थी, उसने देश को नुकसान में पहुंचाया, ये सत्य है। अब दूसरी बात करें, जो बहुमत की अभी मेरे मित्र बात कर रहे थे पवन जी, ये बहुमत वगैरह की आप लोगों को चर्चा करना शोभा नहीं देता, क्योंकि पहली बार जब इस देश में प्रधानमंत्री का चयन हुआ था तो प्रधानमंत्री वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने जिनको शून्य मत मिला। शून्य मत के बाद अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आपको बहुमत की बात नहीं करनी चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये आग्रह करता हूं कि आज की चर्चा वास्तव में विचारधारा और सिद्धांत की चर्चा है और उन अंत्योदय के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं आदरणीय अमित शाह जी ने। उन्होंने ये कहा है कि किस तरह भारत में हमने अंत्योदय के लिए 60 करोड़ लोगों को परिवार पक्का छत उपलब्ध कराया है, किस तरह हमने उन्हें 5 लाख तक की आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान की है, किस तरह हम 5 किलो राशन उसकी थाली में भेजने का काम कर रहे हैं, किस तरह हमने उनको जो चूल्हे का धुआं था उससे मुक्ति दिलाई है और उसके एवज में उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत एक गैस का कनेक्शन दिया है। ये लोगों के जीवन बदलने वाला है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उसे गौर से सुने पवन जी, मैं सैल्यूट करता हूं नेहरू को कि उन्होंने इस देश को एक एम्स दिया था। मैं सैल्यूट करता हूं मनमोहन सिंह को कि उन्होंने भी इस देश को एक एम्स दिया था। क्या आप में ये साहस है कि 70 वर्षों में 2 एम्स देने वाले लोग, 65 वर्षों में 2 एम्स देने वाले लोग और 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की सरकार 23 एम्स देने वाली है? इसे कहते हैं विकास की गति और विकास के पैमाने। आप में सैल्यूट करने का साहस नहीं है। वास्तव में चर्चा कीजिए और इस पर कभी डिपेंड मत करिए। हो सकता है कि कल और हम रहे ना रहे, परंतु ये देश रहने वाला है और यदि ये देश रहने वाला है, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि इस देश में क्या नहीं बनता था और आज सब बनने लगा। उस सरकार के, जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उस सरकार के उद्योग मंत्री कौन थे? उद्योग और वाणिज्य मंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। तो आप थोड़ा सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी, क्षमा करेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारा योगदान आप कमतर नहीं कर सकते और आपकी नीतियों से, नेहरू जी की नीतियों से दुखी होकर ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो सरकार छोड़ी थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी को कमतर नहीं करना चाहते, परंतु तुलना तो होगी, क्योंकि विकास की दिशा विदेश से तय नहीं होगी, देश का विकास देश में होगा। और जो आपने गांधी जी का नाम लिया, इसमें भी आपको कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए पंच निष्ठाएं ब्रह्म वाक्य की तरह हैं। उन पंच निष्ठाओं में से एक निष्ठा है कि हम गांधीवादी समाजवाद में विश्वास रखते हैं। तो हम गांधीवादी समाजवाद में विश्वास रखने वाले लोग हैं और उस आधार पर काम कर रहे हैं। इसको सदा याद रखिए, ये हमारे लिए विचार नहीं, आदर्श वाक्य। ठीक, सुरेश जी, मैं पवन जी आऊंगा, आपको पूरा वक्त मिलेगा। ये जो सारा मामला है, बीजेपी कांग्रेस अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से विकास की बात पवन जी ने की कि आज़ादी के बाद जिस तरह से देश मिला था और सुई तक नहीं बनती थी, उसके बाद कई सारे, अब BHEL की बात भी करेंगे, उसमें फिर बोकारो इस्पात कारखाने की बात भी करेंगे, तो बहुत सारी एम्स की बात भी होगी। लेकिन आप चूंकि थर्ड एम्पायर हैं, दोनों का आपने ध्यान से सुना है, बीजेपी कांग्रेस, आपकी क्या राय है? क्या सच में इन 10 सालों में अंत्योदय से उदय की तरफ भारत जा रहा है? मैकाले की शिक्षा से हम मुक्त हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो मुफ्त के भोजन की बात हो रही है, राशन की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है, गरीबों को पक्के घर की बात हो रही है, उसमें और गति की जरूरत है या वो पर्याप्त है? आपकी राय? मैं जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जी का बयान जो मैंने सुना है जी, उस बयान में उन्होंने नेहरू जी की आलोचना नहीं करी और ना ही उनके विकास को नकारा, ऐसा भी मुझे कोई वाक्य नहीं लगा। किसी और मित्र को लगा हो तो वो फिर से एक बार सुन ले कृपया करके।
तो इसलिए नेहरू जी के काम को कोई नकार रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेहरू जी महान व्यक्ति थे, इसको भी कोई नकारता नहीं है, लेकिन नेहरू जी के पॉलिटिकल निर्णय जो है उनकी समीक्षा होती है, गांधी जी के पॉलिटिकल निर्णयों की समीक्षा होती है। इन दोनों की महानता को कोई इनकार नहीं करता। इसलिए सबसे पहला तो ये विचार करें कि इन लोगों के विकास कार्यों के प्रति नहीं, केवल ये कहा जाता है कि यदि भारतीय मिट्टी की सुगंध जो है इसे उनके निर्णयों में आती या भारत की संस्कृति की झलक उनके निर्णयों में दिखाई देती तो आज भारत बहुत आगे होता, आज निश्चित रूप से विश्व गुरु होता। ये एक मानने वाली बात है। देखिए, नेहरू जी के जमाने से लगा करके और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बीच में डेवलपमेंट हुआ है, वो एक अपने आप में एक हमारी धरोहर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जो हुआ है उसमें भारतीय संस्कृति का पूर्णतया समावेश, ये समावेश जो है हमें भारत बनाता है, हिंदुस्तान बनाता है, इंडिया नहीं बनाता। इसलिए यदि अमित शाह जब ये बोलते हैं कि नेहरू जी की जो नीतियां थी चारों जिनका उन्होंने उल्लेख किया है वो अंग्रेजियत से प्रभावित थी। आज मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं, पवन जी भी अच्छे से सुने इसको कृपा करके, कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि एक फ्रांस का एक प्रतिनिधिमंडल था जिसने पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद अंत में नेहरू जी से कहा कि नेहरू जी, हम भारत की संस्कृति को देखने के बाद आपसे ये कह रहे हैं कि आप इसे प्रोत्साहित करिए और नीतियां बनाइए इस प्रकार की जिसमें भारतीय संस्कृति शामिल हो। तो उन्होंने 20 मिनट नेहरू जी के सामने सारे तथ्य रखे और 20 मिनट बाद नेहरू जी खड़े हुए और खड़े होकर के बोलते हैं, जिसे मैं नष्ट करना चाहता हूँ उसे तुम भारत में लागू करना चाहते हो। ये प्रदीप सिंह जी का इंटरव्यू मैंने कई बार सुन लिया और आप भी पवन जी सुनिए इसको। भारतीय संस्कृति के मूलतः विरोधी थे नेहरू जी, इसलिए ये सारे आरोप प्रत्यारोप जाते हैं, उनके डेवलपमेंट पर किसी की कोई टिप्पणी नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तीनों महान व्यक्तियों को पढ़ा है। महात्मा गांधी जी का जो गांधीवाद है, उस गांधीवाद का जो जिन्स है वो जाता है गरीब के उत्थान पर। मैंने लोहिया जी के समाजवाद को पढ़ा तो लोहिया जी के समाजवाद का जिन्स जो है वो भी गरीब उत्थान पर जाता है। और दीनदयाल जी के जो विचार का जिन्स है जिसको संघ और बीजेपी स्वीकार करती है, वो जिन्स भी जो है अंत्योदय यानी आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के पास जाता है। तो तीनों का कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों की अंतिम सोच वही है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के सामने जो हमने थ्योरियां पेश की हैं राघवेंद्र जी, वो थ्योरियां गलत है और ये थ्योरियों का कंसेप्ट जो है वो कांग्रेस ने दिया है। आज हम मूर्खतापूर्ण बातें सुनते हैं कि हमारे देश को सुई नहीं बनती थी। आप देखिए, हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर की सूत्र निकाल करके सारे डेवलपमेंट विदेश में हुए हैं। विदेशों में जो शोध हुई है, खोज हुआ है, वो हमारे रामायण, गीता और वेद के जिन्स को निकाल करके और उनके सूत्र को निकाल करके इसलिए हुआ। इसलिए ये कहें कि भारत में कोई मजाक में नहीं था। ये जब हम ब्रह्मास्त्र चलाने की बात करते थे और आज परमाणु की बात करते हैं तो ये कोई मजाक में था क्या? हम ऐसे और एक बात मैं कह करके मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ राघवेंद्र जी, आज भी विदेश में इस बात की खोज चल रही है। मोदी जी चाहे तो भारत में करवा सकते हैं। संस्कृति की बात करने वाले लोगों को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ। लक्ष्मण रेखा का विदेश में शोध चल रही है। एक बहुत बड़े साहित्यकार ने अभी कुछ दिनों पहले लिखा है कि वो ऐसा कौन सा अणु था जिसको क्रॉस तो किया जा सकता था, वापस नहीं आया जा सकता। आते में विस्फोट होता है, जाते में नहीं होता। सीता जी बाहर चली गई, सीता जी वापस नहीं आ पाई। रावण अंदर नहीं जा पाया, लेकिन सीता जी बाहर चली गई रेखा पास क्रॉस कर। वो कौन सा अणु था जिसमें विस्फोट एक तरफा होता था? उसका शोध कर यदि हम चले, आप ये समझ लीजिए कि भारत के ग्रंथों का जीन्स निकाल करके आज हमारे बॉस बनने की बात करते हैं। इसलिए मैं इसको पूरे सिरे से खारिज करता हूं कि भारत में बिल्कुल सुरेश जी, दरअसल आप युगांतकारी भारत की बात कर रहे थे, जो त्रेता और द्वापर और उसके बाद अब हम तो इस कलयुग के भारत की बात कर रहे हैं जिसमें अभी कुछ हजार साल पुरानी बातें हो रही हैं। उसमें भी भारतीय इतिहास बड़ा समृद्ध और वैसा मिलेगा। लेकिन पवन जी, आप कुछ कहना चाहते थे जब बीच में बात आई थी नेहरू जी को लेकर और नेहरू जी के किस ढंग से चुने गए थे वो प्रधानमंत्री के पद पर, उस पर भी अगर आपकी कोई टिप्पणी हो तो जरूर करें, क्योंकि अब थोड़ा सा समय कम बचेगा हमारे पास। जी चलिए, शोध हो जाए तो हम भी देखेंगे। शोध कर रहे हैं विदेश में, तो कर क्या उसका निर्णय निकलता है। लेकिन अभी जो बोला जा रहा दीनदयाल जी अंतिम पंक्ति का है, तो या तो अंतिम पंक्ति वाला वो परिभाषा चेंज कर दी, अंतिम की जगह अडानी हो गया है शायद।
कि किस पंक्ति को किसको कितना डेवलपमेंट हो रहा है। अभी गैस कनेक्शन की बात बृजगोपाल लोहिया जी बोल रहे थे, गैस कनेक्शन से धुआं और खाना नहीं बनता है। गैस कनेक्शन के अंदर जब गैस भरी होती है ना, तब आग जलती है और तब खाना बनता है। उस गैस की महंगाई का रेट क्या आप जानिएगा अच्छी तरह से। और जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, उनके अनुसार अल्पसंख्यकों को तभी स्थान मिलेगा जब अपनी धार्मिक पहचान हटा दे। ये जो कट्टरता है, इसी पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अब ये बोलते हैं कि नेहरू जी की विदेश नीति अच्छी नीति, नेहरू जी की विदेश नीति जो थी सबको मिल जाएगी, कहाँ पे है? गुटनिरपेक्षता अच्छी नीति नहीं, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अच्छी नीति नहीं है। उनके जो भी प्रमुख चीजें वो इनके हिसाब से अच्छी चीज नहीं थी, इसलिए उसका विरोध हुआ। उन्होंने जो आज उस भारत की सपना उन्होंने उस समय देखा था, वो इनके हिसाब से अच्छा नहीं था। अब तो ये, अब जब देखिए कोई उतर जाए अपने उस पे कि हमारे यहाँ सब कुछ पहले ही था, सुई और रेल कारखाने, हवाई जहाज सब पहले ही बनते थे, अभी जरूरत ही नहीं, तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उसके बाद तो सरकार इनकी है, तानाशाही के हिसाब से सरकार को चलाए, बना दे, सब पूरा इतिहास ही बदल दीजिए। लेकिन जो आज तक जानता है, जो व्यक्ति जानता है, जिसको पता है, जिसका आस्था संविधान पे, जिसका इस देश पे संविधान है, उसको पता है कि नेहरू जी का क्या योगदान है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसका हमेशा किस तरह से विरोध करते आए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो पंचलाइन थी, उस पंचलाइन को कहां से आज पूरा कर रहे हैं, उसको आप देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाता है। आज वही बात दूसरी सबकी बात करेंगे, 80 करोड़ भोजन की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। हम क्या कहते हैं कि आप झूठ बोल के बात करोगे, आप सिर्फ उसी एक बात को लेके आते ना। हम कहते जो चुनाव में आपने बड़े बड़े जुमले दिए थे, उन जुमलों को पूरा करने का फर्ज आपका नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में हमने पढ़ा था, जो उन्होंने बताया थी कि कोई एक व्यक्ति भी अगर किसी निर्णय से असंतुष्ट नहीं है तो उसकी बात को सुनना चाहिए, शासन में उसको तवज्जो दी जानी चाहिए। क्या ये सुनते हैं बृजगोपाल लोहिया जी? अगर सुनते होते तो इतने सारे सांसदों को निलंबित कर देते। विपक्ष को उस समय क्या परिपाटी थी कि अगर हमें विपक्ष में बैठने के लिए सरकार ने अमेंडमेंट दिया है तो हम विपक्ष में बैठ के अपने फर्ज का निर्वहन करें। ऐसा नहीं बोला गया था कि विधायकों की खरीद फरोख्त कर लो, हमें सत्ता में बने रहना है, 750 किसान को गोली मार देना पड़े, 750 किसान शहीद हो जाएं, किसान से झूठ बोलोगे आप? आपने नहीं बोला था किसानों की दुगनी कर दी आपने। तो बृजगोपाल लोहिया जी, मुस्कुराने वाली बात नहीं है, आपके हाथ में सत्ता है, आप इतिहास बदल दीजिए, सब कुछ बदल दीजिए आपके है, लेकिन अब आपकी अति हो चुकी है और ये अति का अब अंत बहुत जल्द होने वाला है। मैं कहता हूं जो आपने कहा है वो कुछ भी नहीं किया, लेकिन तानाशाही करेंगे आप। बात राहुल करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी की, दीनदयाल उपाध्याय, लेकिन उस विचारधारा की बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी के अंतर समय कम बचा है। जी मैं भी बीच में कुछ बोलूंगा, सीधे आता हूं लोहिया जी आपकी तरफ, लेकिन एक सवाल जरूर छोटा सा मेरी तरफ से भी है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था पर अगर चलेगा तो मजबूत होगा। मुझे लगता है कि जो अमित शाह ने बात की है वो नानाजी देशमुख के उस चित्रकूट की बात हुई जहां ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था का पूरा एक मॉडल बनाया गया था। तो उस पर मुझे लगता है कि अगर बात होती तो और भी अच्छा रहता, लेकिन अब चूंकि समय आगे बढ़ गया है, पीछे लौटना बहुत मुश्किल है। तो लोहिया जी, आप जो कुछ पवन जी ने कहा है उस पर आपका जवाब, फिर मैं अंतिम टिप्पणी सूरज जी से लूंगा, लेकिन बहुत छोटा जवाब हो। बहुत छोटे में कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल पवन जी की किसी बात का जवाब इसलिए नहीं देना चाहता कि उन्होंने विषय पर चर्चा नहीं की, मगर एक बात मैं कहता हूं, पवन जी हमें छोड़िए, हम आपके राजनीतिक विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी, परंतु आपकी ही पार्टी की दो सरकारें, एक पीवी नरसिम्हा राव जी की, एक मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने नेहरू के किसी भी काम को आगे नहीं बढ़ाया। नेहरू जी की, इंदिरा जी की और राजीव जी की सरकारों को, वो राष्ट्रीयकरण के समर्थक थे, वो निजीकरण के समर्थक थे। आप बताइए ना, यदि वो बेहतर होता। देखिए, चीन को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट दे देना देश हित का निर्णय नहीं कह सकते हैं आप। और एक और बात आपको कह दूं कि जो आप कहते हैं कुछ नहीं बनता है, यदि ये भारत को कुछ नहीं बनाना था तो इसमें मुगल और अंग्रेज और लुटेरे किस लिए भारत आ रहे थे? भारत को लूटने ही आ रहे थे ना, 1000 वर्षों तक लूटने आ रहे थे। लूट किसे रहे थे? यही सिल्क बनाने वाला भारत था और यही मसाला बेचने वाला भारत था, जिससे पूरी दुनिया से धन इकट्ठा होकर भारत आता था। भारत के गौरव और गरिमा को कम करने की कोशिश मत करिए। और एक बात बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, यदि धर्म के नाम पर इस देश में आपने विभाजन किया है तो जिनके हिस्से में यह भूमि आई है हिंदुस्तान की, कम से कम उनकी बात करने को तो संप्रदायवाद मत कहिए। इस देश को किस लिए बांटा गया? दो कांग्रेस के नेताओं की महत्वाकांक्षा ने इस देश का विभाजन किया और जिस दिन इस देश का विभाजन किया, समय कम है, फिर चर्चा की दिशा बदल जाएगी।
अभी हम उस पर बाद में कभी बात करें, क्योंकि वो कहे तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। बड़ा विषय हम है। कुछ भी कहे तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। बड़ा वाह विषय है। लोया जी वाह। मैंने रोक दिया है पवन जी, लोया जी को मैंने इसलिए रोक जी, दिया जी, है। जी। सुरेश जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, समय की कमी है। नहीं, मेरा कहना यह है कि जितनी भी भारत में सरकारें हुई हैं, भारत के विकास के प्रति सारी समर्पित रही हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज आपको राघवेंद्र जी याद दिलाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि हमको ये पढ़ाया गया था कि ढाका की मलमल ऐसी होती थी कि जो माचिस की डब्बी में समा जाती थी। मुझे लगता है नेहरू जी ने लगाए होंगे ये सब। क्या आप नेहरू जी की महानता दिखाने के लिए संपूर्ण भारत के जो पहले की व्यवस्थाएं हैं उनको आप गुण जो है या कमजोर बताने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नेहरू जी ने बहुत अच्छा काम किया होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं राघवेंद्र जी कि ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि मैं सतयुग कलयुग त्रेता की बातें कर रहा हूँ, उसकी सतयुग और द्वापर त्रेता की बातें कर रहा हूँ। मैंने सारी बातें जितनी कही हैं वो आज के संदर्भ में कही हैं। जो ब्रिटेन या विदेशों में शोध हुए हैं सारे, वो सारे हमारे तथ्यों के आधार पर हुए हैं, हमारे ऋषियों के द्वारा लिखी गई वेद ऋचाओं और अन्य मंत्रों के आधार पर हुए हैं। इसलिए आप इसको धीरे से समझिए। आप किसी और को महान बनाने के लिए भारत को कमजोर मत बताइए, ये प्रवृत्ति बहुत गलत है। जी, तो चलिए, इसमें कोई शक नहीं कि किसी को महान बताने के लिए भारतीयता या देश को कमजोर बताने की जरूरत नहीं, लेकिन देश मजबूत हो इस पर सबको काम करने की जरूरत है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो मीडिया हो। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। पवन जी, आपका साधुवाद। लोया जी, आपका बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।